जैसे मैंने अभी आपको बताया कि केमिस्ट्री को समझने के लिए, मैटर को समझने के लिए, उसकी स्टडी करने के लिए, उसकी प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए और ख़ुसूसन उसकी फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज़ को समझने के लिए हमें एटम को समझना बहुत ज़रूरी है। तो इनिशियली जो है एटम को ये समझा जाता था दैट एटम इज़ द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। ये एक हमारे पास मैटर है, अगर इसको मैं कट डाउन करता हूँ और एंड पे हमारे पास मुझे बहुत ही एक टाइनी पार्टिकल बचता है जिसको मैं फर्दर डिवाइड नहीं कर सकता, उसको हम एटम कहते हैं, कहते थे मोर प्रिसाइसली कहते थे। और हम ये समझते थे कि एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। ये एक साइंटिस्ट था जिसका आगे जाके आप पढ़ेंगे कि उसने पहले यही बताया था कि एटम को हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। तो जो इसकी बेसिक डेफिनेशन थी, सबसे पहले डेफिनेशन जो समझते थे इसकी, वो ये थी दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर दैट इज इनडिविजिबल। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद एटम के अंदर ही 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो हैं वो डिस्कवर किए गए। और ये जो डिस्कवरीज हैं ये डिफरेंट साइंटिस्ट ने की। जी, अभी हमने एटम की बेसिक डेफिनेशन देखी दैट एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी एलिमेंट। तो अभी क्वेश्चन ये है कि हाउ मच एटम इज स्मॉल, कि एटम कितना छोटा है। आइदर वी कैन सी इट विद आवर नेकेड आई और नॉट। सो वी कैन नॉट सी इट विद नेकेड आई, हम इसको अपनी आंख से नहीं देख सकते। इसके लिए एक सिंपल एग्जांपल मैं देता हूँ। अगर मैं अपना एक बाल लेता हूँ, बाल की लेंथ की बात नहीं मैं कर रहा, इसकी मोटाई की बात कर रहा हूँ। अगर मेरे बाल की मोटाई इतनी है तो इसके अंदर, इस एरिया के अंदर हाउ मैनी एटम्स कैन अरेंज्ड, तो इसका आंसर है 500,000, 5 लाख एटम्स इतना मेरे बाल की मोटाई के अंदर आ सकते हैं। तो यहां से आप इमेजिन कर सकते हैं कि एटम जो है वो कितना स्मॉल है। एटम कितना स्मॉल है ये तो हमने देख लिया कि 5 लाख जो एटम हैं वो मेरे बाल की मोटाई के बराबर हैं। अगर उनको मैं इकट्ठा करता हूं, उनको अरेंज करता हूं, तो अभी हम देखते हैं कि जो एटम है इसके 2 मेन सेक्शंस हैं। एटम के 2 मेन सेक्शंस हैं। एक को हम बोलते हैं न्यूक्लियस, जिसको हम आगे फर्दर मजीद डिस्कस करेंगे, और सेकंड जो है ये ऑर्बिट्स। न्यूक्लियस जो है एक एटम का कितना हिस्सा है, अभी हमने ये देखना है। ये तो हमने देख लिया कि एटम कितना स्मॉल है। न्यूक्लियस जो इसका मेन इट्स अ सेंटर ऑफ एन एटम। ये न्यूक्लियस जो है ये एक एटम का 10,000वां हिस्सा है। एग्जाम्पल कि अगर मेरे पास ये एटम है, लेट्स सपोज एक एटम है, अगर इसके मैं 10,000 हिस्से करूं, जो एक हिस्सा होगा वो हमारा क्या होगा, न्यूक्लियस। और मोस्ट ऑफ द स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी। इसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं लेकिन ज़्यादातर स्पेस जो है वो इसकी एम्प्टी है। जो न्यूक्लियस है वो इतनवां हिस्सा है एक एटम का। अब हम देखने जा रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ एटम, कि एटम का स्ट्रक्चर जो है वो होता कैसा है, और जो 3 सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं वो एटम की कौन कौन सी जगह पे होते हैं, उसकी लोकेशन क्या है। तो जो एटम है उसके 2 मेन सेक्शंस होते हैं। वन इज न्यूक्लियस दैट इज सेंटर ऑफ द एटम, और सेकंड इज ऑर्बिट्स। और जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस में 2 सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं। वन इज न्यूट्रॉन, सेकंड इज प्रोटॉन। एट ऑर्बिट्स, ये हमारा ऑर्बिट था, ये ऑर्बिट्स हैं, इट्स न्यूक्लियस। These are 2 main sections of the atom. I am repeating this one. 2 main section, one is orbit, second is nucleus. Nucleus has 2 subatomic particles. One is neutron, second is proton. And third subatomic particles is revolving around the nucleus. That is called electron.
इलेक्ट्रॉन जो है वो कॉन्टिन्यूसली न्यूक्लियस के अराउंड जो है वो मूव करता रहता है। बेसिकली प्रोटॉन जो है, एटम जो है वो इनिशियली न्यूट्रल होता है। सब एटॉमिक पार्टिकल्स की लोकेशन देखने के बाद हम दो इंपॉर्टेंट टर्म्स डिस्कस करेंगे। एक है एटॉमिक नंबर और दूसरा है एटॉमिक मास। जो एटॉमिक नंबर है, इट्स अ नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन अ न्यूक्लियस। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जी से, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। जैसे मैं आपको पहले एग्जांपल देता रहा था कि हमारे पास कार्बन है, तो कार्बन के एक एटम के अंदर उसके न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन होते हैं वो होते हैं 6। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। तो इसी तरह एटॉमिक मास जो है, एटॉमिक मास को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं। एटॉमिक मास इज इक्वल टू जी प्लस एन। जी जो है दैट इज एटॉमिक नंबर एंड एन इज अ नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। अगर हम कार्बन की ही एग्जांपल लें तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 है, तो हम यहां 6 पुट करेंगे और उसके जो न्यूट्रॉन है वो भी 6 हैं। तो कार्बन का जो एटॉमिक मास हमारे पास आ गया दैट इज 12। तो दो मेन टॉपिक्स हैं, दो मेन डेफिनेशंस हैं जिनको हमें समझना एटम के हवाले से बहुत ज़रूरी है। वन इज़ एटॉमिक नंबर, सेकेंड इज़ एटॉमिक मास। जो एटॉमिक नंबर है, इसकी जो डेफिनेशन है दैट इज़ द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। जैसे हम कार्बन की एग्जांपल शुरू से देखते आ रहे हैं, कार्बन की मैं एग्जांपल देता आ रहा हूँ। तो कार्बन के एक एटम के अंदर जो प्रोटॉन नंबर हैं वो 6 होते हैं। तो कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो हमारे पास क्या आ गया, 6 आ गया। और एटॉमिक मास की जो डेफिनेशन है, इट्स अ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसको हम जी से भी डिनोट कर सकते हैं, क्योंकि जी जो है वो नंबर ऑफ प्रोटॉन है और जो स्मॉल एन है दैट रिप्रेजेंट्स द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन द एटम। तो अगर हम कार्बन की बात करें तो कार्बन में जो प्रोटॉन है वो भी 6 हैं और जो इसके न्यूट्रॉन हैं वो भी 6 हैं। तो इसका जो एटॉमिक मास है कार्बन का दैट इज 12 और इसका जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 6। इसको डिनोट हम जी से करते हैं, इसको डिनोट हम ए से करते हैं। एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास के बाद हम एक टॉपिक डिस्कस अभी करेंगे, वैलेंसी, कि एक एलिमेंट के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज कैसे आता है। एटम जो है वो इनिशियली और बेसिकली इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल मतलब, अब मैं न्यूट्रॉन को एन से, प्रोटॉन को पी से और इलेक्ट्रॉन को ई से रिप्रेजेंट करूंगा। एटम जो है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, यानी कि इसमें जितने पॉजिटिव्स हैं इतने ही नेगेटिव्स हैं। जैसे हम सोडियम जैसे हमने कार्बन का देखा, कार्बन में जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 6, इसमें 6 जो हैं दैट इज प्रोटॉन नंबर। इसी तरह हमारे पास एक सोडियम है, सोडियम एटम है। सोडियम का जो एटॉमिक नंबर है दैट इज 11। तो लेट्स सपोज कि ये हमने जो बनाया है, ये हमारा जो एटम है इसको हम सोडियम एटम कंसिडर करते हैं। सोडियम एटम, एटॉमिक नंबर 11। 11 मीन्स 11 प्रोटॉन्स। अगर इसके अंदर 11 प्रोटॉन्स हैं तो इसके अंदर 11 इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे। वो इसलिए कि प्रोटॉन के ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रॉन के ऊपर हमारा नेगेटिव चार्ज होता है। तो अगर हमारा एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, हमारा एटम अगर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है तो जितने ही इसमें पॉजिटिव चार्ज हैं इतने ही इसमें नेगेटिव चार्ज होने चाहिए। तो देयर आर 11 इलेक्ट्रॉन्स एज वेल। बट ये 11 इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे है, वो एक फॉर्मूला है 2n²। तो अभी हम ये देखते हैं कि शेल्स के अंदर, ऑर्बिट्स के अंदर, अभी ऑर्बिट और शेल्स को एक ही चीज़ समझिएगा।
अभी नेक्स्ट चैप्टर में जाके ऑर्बिटल शेल्स में आपको मैं इसका डिफरेंस समझाऊंगा, इनमें डिफरेंस है क्या. सो लेट्स स्टार्ट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स इन द ऑर्बिट्स. n इज द नंबर ऑफ शेल्स. अगर इस फर्स्ट शेल में ये तुम्हारा न्यूक्लियस है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मिक्स ना कीजिएगा, ये हमारा न्यूक्लियस है, ये हमारा फर्स्ट ऑर्बिट है, इसको हम लिख देते हैं फर्स्ट ऑर्बिट. ये हमारा सेकंड ऑर्बिट, दिस इज थर्ड. तो डिस्ट्रीब्यूशन, ये फर्स्ट ऑर्बिट है तो यहां पे हम 1 पुट करेंगे, दैट इज इक्वल टू 2. इट्स मीन देयर आर 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट शेल ऑफ अ सोडियम. सोडियम के फर्स्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सेकंड में 8. There are 8 electrons. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 and 8. Third 18. अब देखिएगा जरा, एक चीज गौर कीजिएगा. अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला देयर शुड बी 18 इलेक्ट्रॉन्स इन द थर्ड शेल ऑफ अ सोडियम एटम. थर्ड शेल में, सोडियम के थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए थे, लेकिन इसके 11 प्रोटॉन से, इट्स मीन 11 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं. तो 8 + 2 10, रिमेनिंग क्या है 1. होने 18 चाहिए, लेकिन इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, ओनली 1 इलेक्ट्रॉन. 18 होने चाहिए थे, वो 18 नहीं है. एक बचा, एक हमने इसके इस शेल में डाल दिया. तो ये अब जो इसका शेल है, ये इस शेल को हम बोलेंगे आउटर मोस्ट शेल. आउटर मोस्ट शेल बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, आउटर मोस्ट शेल. ये जो शेल है आउटर मोस्ट शेल, क्योंकि 11 इलेक्ट्रॉन्स हमारे कंप्लीट हो गए हैं. ये सोडियम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, इसकी डायग्राम मैंने आपको बना के दिखा दी. इसके बाद इसका कोई शेल नहीं है, तो इसका मतलब है ये हमारा क्या है, आउटर मोस्ट शेल. इसको ज़हन में रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. जितने भी केमिकल रिएक्शंस होंगे सोडियम के, सारे इस शेल की वजह से होंगे. क्यों? वो इस वजह से कि इसके आउटर मोस्ट शेल, इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होना चाहिए. इसका आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट होना चाहिए, जैसे कि फ्रॉम दिस फार्मूला इसका आउटर मोस्ट शेल में 2 होने चाहिए, तो फर्स्ट में 2 हैं, सेकंड में 8 होने चाहिए, 8 है, सेकंड में थर्ड में 1 है. इसमें 8 हो तो फिर ये कंप्लीट होगा. तो इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है. तो इसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स चाहिए? 7. अब 1 इलेक्ट्रॉन देना आसान है या 7 इलेक्ट्रॉन्स लेना आसान है? डेफिनेटली 1 इलेक्ट्रॉन गिव अप करना बहुत आसान है. अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन जो है वो गिव अप करता है किसी दूसरे एलिमेंट को, किसी दूसरे एटम को, अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन गिव अप करता है, दे दिया इसने, तो 1 नेगेटिव इसने डोनेट कर दिया, 1 नेगेटिव इसने अपना गिव अप कर दिया. जब 1 नेगेटिव गिव अप कर दिया तो इसके जो नेगेटिव्स हैं वो कितने रह गए? 10. और इसके जो प्रोटॉन्स हैं वो तो 11 के 11 सेम है, वो तो चेंज नहीं होते, वो तो न्यूक्लियस के अंदर है. सेकंड, उसका जो फर्स्ट सेक्शन था, जो उसका एरिया था न्यूक्लियस, प्रोटॉन तो उसके अंदर 11 ही है, उसका एटॉमिक नंबर 11 था, और उतने ही इलेक्ट्रॉन्स थे. इलेक्ट्रॉन्स को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया. डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद देखा कि उसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन ये स्टेबल नहीं है. इसको जरूरत है इसको 8 बनाने की.
यहाँ इसको ये 8 कंप्लीट करेगा, अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए इसको 7 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है. आइदर इट विल लूज this 1 electron or will gain 7 electrons from another atom. The easy way is to give up 1 electron. If it gives up 1 electron, तो एक इलेक्ट्रॉन कम हो गया, एक नेगेटिव कम हो गया, इट्स मीन के 10 इलेक्ट्रॉन्स रह गए. 10 इलेक्ट्रॉन्स 11, तो डिफरेंस इसका कितना आ गया? 1. कितना 1? पॉजिटिव 1. पॉजिटिव 1. पॉजिटिव 1. ये ही इसकी वैलेंसी है. तो सोडियम को अगर हम लिखें ऐसे, सोडियम n+1, आप देखेंगे कि हम लिखेंगे सोडियम n+1. n+1 का मतलब है कि सोडियम एक इलेक्ट्रॉन अपना गिव अप कर चुका है, डोनेट कर चुका है दूसरे एटम को. अगर ये एक इलेक्ट्रॉन अपना कंप्लीट दे दिया इसने, तो ये शेल हमारा खत्म, थर्ड शेल हमारा खत्म. अब इसका आउटर मोस्ट शेल क्या है? सेकंड शेल, सेकंड ऑर्बिट. तो सेकंड ऑर्बिट में कितने हैं इसके इलेक्ट्रॉन्स? 8. तो मैंने यही बताया था आपको कि आउटर मोस्ट शेल में हर एटम के 8 इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए. 8 इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है कि इसका वो शेल कंप्लीट है. अब ये जो है वो स्टेबल है, लेकिन इसके ऊपर चार्ज क्या आ गया? Na+1. स्टेबल का मतलब है कि ये अब इसने किसी के साथ रिएक्ट कर लिया है. इसको मजीद देखते हैं आगे. जी, अभी हमने सोडियम की एग्जांपल ली और सोडियम में देखा कि उसके ऑर्बिट्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स की डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कैसे है. 2n² का फार्मूला आप याद रखिए, मैं दोबारा यहाँ पे लिख देता हूँ. n जो है वो नंबर ऑफ शेल्स हैं. किसी भी शेल का आप इसमें नंबर डालेंगे, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो आपको दे देगा. अच्छा, अभी हम देखते हैं कि सोडियम, जैसे मैंने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन, हमने देखा कि एक इलेक्ट्रॉन जो है उसमें टेंडेंसी है कि एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपना गिव अप करे, अपना इलेक्ट्रॉन जो है वो डोनेट कर दे किसी ऐसे को जिसको उस इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत है. और उसके ऊपर जो चार्ज आया था वो पॉजिटिव 1 था. अभी हम दोबारा उसको एक और एलिमेंट के साथ देखते हैं कि जिसको उस इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत हो. लेट्स सपोज का सोडियम है, सोडियम का एटॉमिक नंबर जो है वो 11 है और क्लोरीन का जो एटॉमिक नंबर है वो 17 है. यानी कि इसमें प्रोटॉन जो है दैट इज़ 11 एंड प्रोटॉन ऑफ क्लोरीन इज़ 17. तो प्रोटॉन अगर 17 है तो इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो भी 17 होंगे. तो इस फॉर्मूले से अगर हम देखें तो फर्स्ट ऑर्बिट में देयर कैन बी 2 इलेक्ट्रॉन्स ओनली और सेकेंड शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स. टू प्लस 8 10, remaining 7 electrons. So there will be 7 electrons in the outermost shell of the chlorine. 1 2 3 4 5 6 7 8, sorry 6. 1 2 3 4 5 6 7. दोबारा देख लीजिए इलेक्ट्रॉन की डिस्ट्रीब्यूशन. There are 7 electrons in chlorine atom. In first shell or orbit there are 2 electrons, second 8 electrons और third shell में there will be 7 electrons. अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि इसमें इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए 8, लेकिन इसमें हैं 7. सो 2 तरीके हैं, या तो ये एक इलेक्ट्रॉन किसी से रिसीव कर ले या ये 7 इलेक्ट्रॉन जो है वो गिव अप कर दे. सो इजी वे ये है कि ये किसी एक ऐसे एटम के साथ जाके मिले जो इसको एक इलेक्ट्रॉन दे दे. तो उसकी एग्जांपल हम पहले देख चुके हैं, लेकिन मैं दोबारा रिपीट करता हूँ सोडियम की. सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन्स हैं, फर्स्ट में 2, सेकंड में 8 और थर्ड में 1. तो इसको अपना आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए अगर ये एक इलेक्ट्रॉन दे देता है क्लोरीन को,
तो इसका जो नीचे वाला ऑर्बिट है इट्स कंप्लीट। अगर ये अपना इलेक्ट्रॉनिक देता है क्लोरीन को, तो इसमें पॉजिटिव जो थे वो इक्वल थे, नेगेटिव्स 11 इज इक्वल टू 11। एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना डोनेट कर दिया किसको, क्लोरीन को, तो इसमें से एक नेगेटिव कम हो गया, तो देयर आर 10 इलेक्ट्रॉन्स नाउ। अगर 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो एक पॉजिटिव जो है वो ज्यादा हो गया। तो अब ये एटम नहीं है, प्लीज इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। अब ये एटम नहीं रहा। जैसे मैंने पहले बताया था कि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है, अब इसका नाम कुछ और रखना पड़ेगा हमें। तो अब इसका जो नाम है दैट इज आयन, इसको हम आयन बोलेंगे अब, आयन। और इसके ऊपर जो चार्ज आ गया है वो आया है N+1 सोडियम पे अब चार्ज क्या आ गया, N+1, क्योंकि इसने एक इलेक्ट्रॉन अपना दे दिया। अब इसके पास पॉजिटिव जो है वो पॉजिटिव एक ज्यादा है इलेक्ट्रॉन से। तो अब इस आयन, ये जो आयन है ये पॉजिटिव आयन है, और इसके ऊपर कितने इलेक्ट्रॉन्स इसने डोनेट किए, कितने गिव अप किए इसने, एक इलेक्ट्रॉन, तो एक यहां पे आ जाएगा। इसी तरह क्लोरीन जो है, क्लोरीन में 7 इलेक्ट्रॉन्स से, सो इट नीड्स 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू कंप्लीट इट्स आउटर मोस्ट शेल। प्लीज एक चीज क्लियर कर लिए, आई एम टॉकिंग अबाउट द आउटर मोस्ट शेल, क्योंकि जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं वो जस्ट इस आउटर मोस्ट शेल की वजह से होते हैं। कोई भी एलिमेंट, कोई भी एटम किसी एटम के साथ रिएक्ट करता है, वो किसकी वजह से करता है, आउटर मोस्ट शेल की वजह से। आप खुद देख लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन ये गिव अप कर रहा है और ये इसको रिसीव कर रहा है, तो इनमें आपस में रिएक्शन हो जाएगा। अगर इसको 2 इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है और ये एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो देयर विल बी नो रिएक्शन, मैटर्स आपस में रिएक्शन नहीं करेंगे, तो केमिकल रिएक्शन अकर नहीं होगा। तो वही 2 केमिकल्स आपस में रिएक्ट करेंगे जो एक दूसरे की जरूरत पूरी कर रहे हैं। अगर एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है तो वो एटम उसी एटम के साथ जाके मिलेगा जो उसको एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। जैसे सोडियम है, सोडियम इज रेडी टू डोनेट 1 इलेक्ट्रॉन एंड क्लोरीन इज रेडी टू एक्सेप्ट 1 इलेक्ट्रॉन, सो देयर विल बी अ रिएक्शन, ये आपस में मिलेंगे और एक नया कंपाउंड या मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन इसको दे दिया, एक इलेक्ट्रॉन यहां पे आ गया, गौर कीजिएगा, प्रोटॉन इज इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, पॉजिटिव इज इक्वल टू नेगेटिव्स। ये 17 थे, ये 17 थे, इनिशियली 17 प्रोटॉन्स थे, 17 ही इलेक्ट्रॉन्स थे। अब एक नया मेहमान है, एक नया इलेक्ट्रॉन है फ्रॉम सोडियम, ये गिफ्ट है इसकी तरफ से। तो अगर ये गिफ्ट आ गया तो अब इसके कितने हो गए, 18, एक नेगेटिव ज्यादा हो गया। प्रोटॉन, पॉजिटिव्स कितने हैं 17 और नेगेटिव्स कितने हैं 18, कितना डिफरेंस 1, -1। सो क्लोरीन जो है -1, इट इज नो मोर एटम। ये प्लीज अंडरस्टैंड कीजिएगा, अब ये एटम नहीं है, क्योंकि एटम इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होता है। जब एक एटम इलेक्ट्रॉन फ्रॉम इट्स आउटर मोस्ट शेल गिव अप कर देता है या एक्सेप्ट कर लेता है फ्रॉम एन अनदर एटम, तो वो क्या बन जाता है, आयन। जब आयन बन जाता है तो फिर 2 आयन आपस में मिल जाते हैं केमिकली और एक नया कंपाउंड बना देते हैं। अब ये Na और Cl, NaCl, +1 -1। मैं इसको रब आउट करता हूं थोड़ा सा ताकि आपको ये समझ में आ जाए। तो आपको एक चीज जहन में रखनी है कि आउटर मोस्ट शेल इज कंप्लीटली रिस्पॉन्सिबल टू कैरी आउट द केमिकल रिएक्शन।
तो अभी हमारा जो रिजल्ट है वो रिजल्ट हमारे पास ये आया है, सोडियम, ये सोडियम था और ये क्लोरीन Cl। ये नेक्स्ट टॉपिक हमारा यही है, इसको मैंने क्लोरीन को Cl लिख दिया और सोडियम को मैंने Na लिख दिया। इसको सिंबल आउट कैसे करते हैं ये नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे। अच्छा, पॉजिटिव वन मीन्स, अब आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। पॉजिटिव मीन कि इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया है और वन मीन्स एक इलेक्ट्रॉन। नेगेटिव मीन्स कि इसने एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट किया है, लिया है, और वन मीन्स एक इलेक्ट्रॉन। इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया, इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया, दोनों के आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट। गेम सिर्फ इतनी है, एटम्स ने अपने आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने हैं इन एनी वे। जब उनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हो जाएंगे फिर वो स्टेबल हैं। हमारे पास ऐसे एलिमेंट्स हैं, हमारे पीरियोडिक टेबल में ऐसे एलिमेंट्स हैं जो ऑलरेडी कंप्लीटेड हैं एंड दे डू नॉट रिएक्ट एट ऑल, क्योंकि अगर उनके आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट हैं तो वो रिएक्ट नहीं करेंगे। जिनके कंप्लीट नहीं है वो रिएक्ट करेंगे। किस तरह रिएक्ट करेंगे ये आपके सामने। अब आपने ये सीख लिया। अब ये क्या है, ये सोडियम एटम नहीं है, ये सोडियम आयन है, पॉजिटिव आयन है, और ये नेगेटिव आयन है। अब ये आपस में कंबाइन किस तरह करेंगे, कंबाइन इस तरह करेंगे। इसको हमको बोलते हैं वैलेंसी, इसको वैलेंसी भी बोलती हैं, क्योंकि ये आउटर मोस्ट शेल है। आउटर मोस्ट शेल वैलेंस शेल है। आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं। आउटर मोस्ट शेल को हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं, वैलेंसी बोलते हैं इसको, क्योंकि सबसे आउटर मोस्ट में था, उसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, उसने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया। तो इसकी जो वैलेंसी है वो क्या है, पॉजिटिव वन, और इसकी क्या है, नेगेटिव वन। तो इसका तरीका ये है कि पॉजिटिव नेगेटिव से रिएक्ट करेगा, और इसकी जो वैलेंसी है वो इसके हम सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे, और इसकी वैलेंसी जो है वो इसके सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे। सबस्क्रिप्ट का मतलब ये होता है Na यहां पे लिखेंगे, ऐसे नहीं लिखेंगे 1, नो, दिस इज रॉन्ग। ऐसे नहीं लिखेंगे, दिस इज रॉन्ग। सबस्क्रिप्ट का मतलब है नेगेटिव की वैलेंसी पॉजिटिव के सबस्क्रिप्ट में, और सोडियम आयन की वैलेंसी इसके सबस्क्रिप्ट में। तो हम लिखते हैं Na1Cl1। मैं इसको यहां पे लिख देता हूं ताकि ये कट ना जाए। Na1Cl1। अब 1 लिखने की जरूरत नहीं है, तो इसको हम सिंपल क्या लिखेंगे, सिंपल हम लिखेंगे NaCl, और इसका नाम क्या हो गया, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड सॉल्ट जो हम घर में यूज करते हैं, दैट इज NaCl।